प्राण शक्ति का नियमन, जैसा कि प्राणायाम में इसको रखा गया है। प्राण शक्ति, प्राण से संबंधित ये जो प्राण कोश हैं, इनमें इनके नियमन के लिए प्राणायाम किया जाता है। प्राणायाम से पहले कुछ नियमित आसन का होना भी जरूरी है और प्राणायाम के बाद भी कुछ आसन हो जाने चाहिए। यहाँ पर जब प्राणायाम हम करने जा रहे हैं तो इसके लिए कुछ सावधानियाँ रखी गई हैं। सबसे पहले सावधानी है, यदि नियमित प्राणायाम तो दैनिक किसी भी महीने में कभी भी दैनिक रूप से किया जा सकता है, लेकिन प्रारंभ हम कर रहे हैं तो बसंत ऋतु और शरद ऋतु में ही इसका प्रारंभ होना चाहिए। क्यों? इसमें न अधिक वर्षा, न अधिक ठंड, न अधिक गर्म, और वायुमंडल में वायु भी बनी रहती है और जो वायुमंडलीय विद्युत कण हैं वो भी शरीर को प्रभावित करते रहते हैं, एक बात। दूसरा, इसमें प्रत्याहार का भी, इसमें मिताहार का भी इसमें ध्यान रखना जरूरी है। अर्थात शाकाहारी भोजन, फल अधिक लिए जाए और हरी सब्जियां लिए जाए, मौसमी फ्रूट्स लिए जाए और भोजन में रोटी की मात्रा अधिक ली जाए और दाल की मात्रा भी अधिक ली जाए। तो 50% पेट भोजन होना चाहिए, 25% इसमें पानी होना चाहिए और 25% इसमें इसको रिक्त रखना चाहिए, जिससे वायु का संचरण इसमें ठीक से बना रहे। यदि हम प्राणायाम कर रहे हैं तो यहाँ पर अनुलोम विलोम को सबसे प्रमुख स्थान दिया गया है। अनुलोम विलोम का मतलब है, इसमें पूरक है, कुंभक है और रेचक है। ये जो मंडूक आसन है, यहाँ पर ठीक से माथे को कारपेट में स्पर्श कराना है। दोनों हाथ की हथेलियाँ भी कारपेट में बिछी होनी चाहिए और अंगुलियाँ सामने हों तथा नाभि को स्पर्श करते हुए ही हमने माथे को घुटनों के बीच में होते हुए कारपेट में टिकाना है। यदि प्राणायाम पूरक हम कर रहे हैं और रेचक करते हैं और उसके बाद कुंभक लगाते हैं, तो अंतर कुंभक और बाह्य कुंभक, जब हम हवा को अंदर रोकते हुए ही रोक लेते हैं, अंदर ही रोक लेते हैं, बाहर से ली गई हवा को अंदर रोक लेते हैं, तो उसको अंतर कुंभक में रखा गया है। अब ये उष्ट्रासन है। यहाँ पर ये आसन भी क्रम से होने जरूरी हैं। प्राणायाम के क्रम में प्राणायाम हम करने जा रहे हैं तो नियमित रूप से आसन का होना भी जरूरी है, जिससे शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है। और जब ली गई हवा को हम निर्धारित अपने सामर्थ्य के अनुसार रोकने के बाद उस हवा को बाहर छोड़ देते हैं, तो इसके बीच में अगर हम बाहर छोड़ते हुए ही हम स्थिर हो जाते हैं तो इसको बहिर्कुंभक में रखा गया है। मुख्य रूप से जब हम मूलाधार चक्र जागरण में जाते हैं या मूल चक्र में जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमने जो कुंभक लगाना है वह मूलाधार क्षेत्र में हवा को अंदर रोकते हुए करना है। इसमें अंतः कुंभक लगाते हुए ही हमने इसमें एनस तथा यूरिनरी सिस्टम का कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन एकांतर क्रम से किया जाना है। इसके बाद भ्रामरी है, भस्त्रिका है, शीतला आसन है, अनुलोम विलोम और स्टोमक को रोटेट करना क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, अप एंड डाउन। यहाँ पर जब एक स्थिति जब बन जाती है तो अपने होंठ को चोंच के समान, चिड़िया की चोंच के समान
आकृति देते हुए अधिक से अधिक हवा हमने पेट में भर लेनी है। मुख से हवा पेट में भर लेंगे और जो हवा मुख पेट में भरने से रह जाती है उसको नाक से बाहर भी कर देते हैं और उसके बाद फिर उसको अंदर ही अंदर रोटेट करते हैं, स्टोमक को रोटेट करते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली मुख्य बात यह है कि जब हम स्टोमक को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो यहाँ पर कमर सीधी रखनी है, कमर को झुकाना नहीं है। शरीर के ऊपरी क्षेत्र को संभवतः अधिक से अधिक इसमें सीधापन खिंचाव बनाए रखना है। कमर इसमें झुकानी नहीं है, न ही इसमें शोल्डर्स से झुकाना है। शोल्डर्स भी सीधे रहेंगे और कमर भी इसमें सीधी रहेगी, स्पाइनल कॉर्ड सीधी रहेगी। उसके बाद ही जब हम आसन में बैठे हुए हैं तो आसन में बैठ जाने के बाद हमने कमर के ऊपर वाले हिस्से को पूर्ण रूप से रोटेट नहीं करना है, केवल स्टोमक को ही हमने इसमें रोटेट करना है। इन स्थितियों में हमने मुद्रा भी लेनी है। यहाँ पर हमने मुद्रा भी बनानी है। जो भी हम जिस मुद्रा को भी बनाने में सक्षम हैं वो मुद्रा से हमने अंगूठे जो तर्जनी है उसको अंगूठे की जड़ में रखते हुए इसमें एक शंख बनाना है। इसको शंख मुद्रा भी कहते हैं। शंख की आकृति बन जाती है दोनों हाथों से। तो एक हाथ को हमने तर्जनी को अंगूठे से नीचे रखा है और उसको दूसरे हाथ से बांध देते हैं और बांधने के बाद तर्जनी तथा फोर फिंगर को स्पर्श कराते हुए अपने छाती के नज़दीक ले जाते हैं और इसमें शोल्डर्स को सीधा कर लेते हैं। तो इसको शंख मुद्रा में रखा गया है। ये शंख मुद्रा भी यदि नियमित रूप से की जाए तो इसमें ध्यान केंद्रित। मुख्य बात यह है कि जब हम प्राणायाम या योगासन में जा रहे हैं तो इसमें जो मानस क्षेत्र है वो बाहरी विषयों के आसक्त नहीं होना है। उसको बाहरी विषयों से उसको विरत बनाना है ताकि कोई भी क्रम है, यदि हम गिनती से कोई भी योगाभ्यास कर रहे हैं तो उसमें बाधा उत्पन्न न हो। जैसे हम प्रारंभ में 20-20 की संख्या में करते हैं, उसके बाद 30 करते हैं, उसके बाद फिर 60 की संख्या और आवश्यकता अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको 100 तक भी बढ़ा देते हैं। तो इससे इन स्थितियों में कंसंट्रेशन की स्थिति में मन में कंसंट्रेशन होना जरूरी है। संतुलन बनाए रखना, मन को इधर उधर नहीं ले जाना है। बाहरी विषयों में आसक्त इसमें मन को का बाहरी शक्तियों में आसक्त नहीं करना है। जैसा कि 3 प्रकार के रोगों का इससे पहले बार बार उच्चारण किया गया है। जैसे ये जो मनोरोग हैं, मनोविकार हैं, या दूसरा हार्ट से संबंधित या लंग्स से संबंधित रोग हैं। तो ये जो हार्ट और लंग्स से संबंधित रोग हैं ये प्राणायाम से इनमें नियंत्रण किया जा सकता है। और तीसरा है पर्यावरणीय अशुद्धता या पॉल्यूशन से संबंधित है, या भोजन इसमें मांसाहारी भोजन वर्जित है। प्राणायाम में इसमें शाकाहारी भोजन ही लाभप्रद होता है और मौसम के अनुसार फल और हरी सब्जी तथा दाल का प्रयोग अधिक, रोटी का प्रयोग इसमें अधिक किया जाना सार्थक। प्रतिकूल भोजन लेने पर या अनियमित भोजन लेने पर शारीरिक बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। क्या इसका तात्पर्य है, यदि अनुकूल भोजन नहीं लेते हैं या भोजन में अनियमितता का तात्पर्य है निश्चित समय पर ही भोजन करना चाहिए।